साल 2014 में दिल्ली पुलिस के पास एक 5 स्टार होटल लीला पैलेस से एक कॉल गई। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही पुलिस हरकत में आ गई, क्योंकि पुलिस को वो कॉल जाने माने कांग्रेस नेता शशि थरूर के पीए ने किया था। पुलिस तत्काल चाणक्यपुरी के होटल लीला पैलेस पहुंची। लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 में एक महिला की मौत हो गई थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर थीं। सुनंदा पुष्कर की मौत पर कई सवाल खड़े हुए। शशि थरूर पर अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप लगे। चलिए जानते हैं कि आखिर 17 जनवरी को लीला पैलेस में सुनंदा पुष्कर के साथ हुआ क्या था। सुनंदा पुष्कर कश्मीर के सोपोर की रहने वाली थीं। वो कश्मीरी पंडित थीं। उनके पिता पुष्कर नाथ दास भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी थे। सुनंदा के अलावा उनके 2 भाई भी हैं। एक दुबई में रहते हैं और दूसरे भाई भारतीय सेना में हैं। सुनंदा बहुत साहसी लड़की थीं। उनके अंदर कोई झिझक नहीं थी। गंभीर मुद्दों पर भी वो खुलकर बात करती थीं। सुनंदा को तब अपने परिवार के साथ कश्मीर छोड़ना पड़ गया जब आतंकवादियों ने उनके घर को आग लगा दिया। उनका परिवार जम्मू चला गया। अंबाला और झांसी से स्कूलिंग के बाद उन्होंने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद सुनंदा ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। सुनंदा को श्रीनगर के एक होटल में होस्टेस का काम मिल गया। उसी होटल में सुनंदा की मुलाकात संजय रैना से हुई। संजय रैना उस होटल में असिस्टेंट मैनेजर थे। संजय रैना भी श्रीनगर के ही रहने वाले थे। जल्द ही संजय और सुनंदा एक दूसरे के करीब आ गए। ये करीबियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। साल 1985 में दोनों की सगाई हो गई। इसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि सुनंदा का परिवार उनकी शादी से खुश नहीं था। परिवार चाहता था कि सुनंदा अपनी पढ़ाई पूरी करें और कुछ बड़ा काम करें। शादी के बाद संजय और सुनंदा दिल्ली चले गए। सुनंदा ने फैशन कोर्स भी किया। दिल्ली जाने के बाद सुनंदा और संजय के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। साल 1988 में दोनों अलग हो गए। संजय रैना से अलग होने के बाद सुनंदा दुबई चली गईं। शुरुआत में उन्हें दुबई में जॉब के लिए बहुत भटकना पड़ा, पर कुछ मुश्किलों के बाद उन्हें टूरिज्म इंडस्ट्री में जॉब मिल गई। इसके बाद सुनंदा ने अपने दम पर दुबई में एक्सप्रेशंस नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। ये कंपनी किसी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मॉडल शो और फैशन शो ऑर्गेनाइज करती थी। सुनंदा के इवेंट शो में कई मॉडल्स और फैशन डिजाइनर शामिल होते थे। इनमें हेमंत त्रिवेदी, विक्रम फडणवीस, रिया पिल्लई और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। इसके बाद सुनंदा ने साल 1991 में केरल के एक बिजनेसमैन सुजीत मेनन से शादी कर ली। साल 1992 में सुजीत और सुनंदा को एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया शिव। सुजीत और सुनंदा दुबई चले गए, जहां उन्होंने साथ मिलकर साउथ इंडियन फिल्मों के लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जो सफल नहीं हो पाए। सुजीत और सुनंदा ने दुबई में साउथ के सुपरस्टार ममूटी के लिए एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया था। इस शो में उन्हें करीब 5 लाख दिरहम का नुकसान उठाना पड़ा था। गलती सुनंदा और सुजीत की नहीं थी। किसी ने उनके शो के नकली टिकट छाप दिए थे, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोनों कर्ज में डूब गए। इस आर्थिक संकट ने उनके रिश्ते पर बहुत बुरा असर डाला। दोनों पति पत्नी के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए। इसी वजह से सुजीत मेनन वापस दिल्ली लौट गए। वहीं उन्होंने क्वालिटी गुड्स मार्केटिंग नाम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी शुरू कर दी। उधर सुनंदा दुबई में एक विज्ञापन कंपनी बोजेल प्राइम में काम करने लगी। उन्हें इस कंपनी में अल्टरनेटिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। सुनंदा बहुत मिलनसार थीं और नेटवर्किंग में बहुत अच्छी थीं, तो कस्टमर उनके साथ काम करना पसंद करते थे। साथ में सुनंदा की खूबसूरती भी ग्राहकों को उनकी तरफ खींच लाती थी। सुनंदा के ऊपर अपनी माँ, छोटे भाई आशीष और परिवार की भी जिम्मेदारी थी। वो हमेशा उनकी मदद करती रहती थीं। वहीं उनके ऊपर अपने पति की भी जिम्मेदारी थी, जिनका हर बिजनेस फ्लॉप होता जा रहा था। सुनंदा पुष्कर अपने पति सुजीत मेनन के बिजनेस को चलाने के लिए अक्सर उन्हें पैसे भेजती थीं। सुनंदा ने उनके कई कर्ज भी चुकता किए थे। साल 1997 में सुनंदा के जीवन में एक दुखद घटना हुई। उनके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुजीत की मौत पर भी कई अटकलें लगाई गईं। कई लोगों ने दावा किया कि सुजीत मेनन ने आत्महत्या कर लिया था। सुनंदा पुष्कर की लाइफ
स्ट्रगल भरी रही। पति सुजीत की मौत के बाद सुनंदा ने अपने बेटे शिव को अपने माता पिता के पास रहने के लिए छोड़ दिया। इस बीच शिव को बातचीत करने में मुश्किलें आने लगीं। फिर सुनंदा अपने बेटे को अपने साथ दुबई लेकर चली गईं। अपने बेटे शिव को समय देने के लिए उन्होंने अपनी विज्ञापन वाली जॉब छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने दुबई में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी। बेटे शिव की देखभाल और अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ उन्हें अपने पति का कर्ज भी चुकाना पड़ रहा था। बेटे शिव की स्पीच थेरेपी के लिए सुनंदा कनाडा रहने चली गईं। साल 2004 में वो एक बार फिर से कनाडा से दुबई चली आईं, जहां इस बार उन्होंने काफी संपत्ति बनाई। सुनंदा पुष्कर ने दुबई के पाम जुमेराह में 3 बेडरूम वाले 2 अपार्टमेंट खरीदे। जुमेराह में रॉबर्ट डिनीरो, डेविड बेकहम और शाहरुख खान जैसे नामी लोगों ने अपार्टमेंट खरीदे हैं। इसके अलावा भी सुनंदा ने दुबई में कई अपार्टमेंट खरीदे थे। साल 2009 में एक पार्टी में सुनंदा की मुलाकात शशि थरूर से हुई। शशि थरूर उस समय विवाहित थे। उनकी पत्नी कनाडा की रहने वाली क्रिस्टा जाइल्स थीं, जो कि यूएन में काम करती थीं। क्रिस्टा थरूर की दूसरी पत्नी थीं। थरूर की पहली पत्नी तिलोत्तमा मुखर्जी थीं, जिनसे उन्हें 2 जुड़वा बेटे ईशान और कनिष्क हुए थे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में शशि थरूर तिरुवनंतपुरम क्षेत्र से चुनाव में खड़े हुए और उन्होंने जीत भी हासिल की। 28 मई 2009 को उन्होंने विदेश राज्य मंत्री का शपथ लिया। साल 2010 में शशि थरूर और क्रिस्टा जाइल्स भी अलग हो गए। इसके बाद ही साल 2010 के आईपीएल के एक विवाद में सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर का नाम चर्चाओं में आ गया। ऐसा पहली बार था जब अधिकतर लोगों ने सुनंदा पुष्कर का नाम सुना था। थरूर पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये सुनिश्चित किया कि आईपीएल की कोच्चि टीम की फ्रेंचाइजी रेंडेजवस स्पोर्ट्स को मिले और इसमें 18% हिस्सेदारी के बराबर 70 करोड़ रुपए का भुगतान बतौर स्वेट इक्विटी सुनंदा पुष्कर को किया जाए। सुनंदा रेंडेजवस स्पोर्ट्स कंपनी की डायरेक्टर थीं और उन्हें डायरेक्टर आईपीएल की बोली से सिर्फ 18 दिन पहले बनाया गया था। आसान शब्दों में कहें तो जो हिस्सेदारी सुनंदा को मिली थी वो असलियत में शशि थरूर की बताई जा रही थी। कहा गया कि उन्होंने सुनंदा को ढाल की तरह यूज किया था। उस समय सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के रिश्तों की चर्चाएं होनी शुरू हो गई थीं। सुनंदा पुष्कर ने अपनी सफाई में कहा कि कंपनी ने उनके अनुभवों को देखकर उन्हें खुद ज्वाइन करने के लिए कहा था। इस विवाद के बाद सुनंदा पुष्कर को कोच्चि टीम में अपनी हिस्सेदारी छोड़नी पड़ी। वहीं शशि थरूर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। कुछ समय पहले सुनंदा और शशि थरूर राजस्थान के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर और महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि सिग्नापुर मंदिर और शिरडी के साईं बाबा मंदिर में देखे गए थे। साल 2010 में सुनंदा और शशि थरूर ने शादी कर ली। 2012 के एक चुनावी रैली में गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि इस देश में क्या किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। तब शशि थरूर ने उन्हें ट्विटर के जरिए जवाब दिया था कि प्रेम की कोई कीमत नहीं होती है। आपको बता दूं कि शशि थरूर साल 2013 तक ट्विटर पर भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता थे। आगे चलकर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। हालांकि सुनंदा ने साल 2013 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। सुनंदा ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 पर फिर से विचार करने की जरूरत है। साल 2013 में एक पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने शशि थरूर का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के बाद मेहर ने शशि थरूर की तुलना शाहरुख खान से की। कहते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद ही शशि थरूर और मेहर तरार के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। ये बात सुनंदा पुष्कर को पता चल गई। वो मेहर तरार और थरूर की बातचीत से परेशान रहने लगीं। उन्होंने थरूर को मेहर तरार से दूर रहने के लिए कहा, पर वो मेहर के संपर्क में बने रहे। शशि थरूर और मेहर तरार के बीच ब्लैकबेरी मैसेंजर बीबीएम के थ्रू बातचीत होती रहती थी। अब इसी बीच 15 जनवरी 2014 को शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट हुए। ये वो स्क्रीनशॉट्स थे जिसमें थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने एक दूसरे को अंतरंग रोमांटिक मैसेज भेजे थे।
मेहर ने मैसेज में थरूर से कहा था कि वो उनसे प्यार करती हैं। जब बात फैली तब शशि थरूर ने इन स्क्रीनशॉट्स पर कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। वहीं मेहर ने कहा कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। वहीं सुनंदा ने कहा कि ट्विटर अकाउंट हैक नहीं हुए हैं, बल्कि मैंने ही सारे ट्वीट किए थे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेहर तरार एक पाकिस्तानी महिला है और आईएसआई की एजेंट है। वो मेरे पति का पीछा कर रही है। आप जानते ही हैं कि मर्द कैसे होते हैं। वहीं सुनंदा ने थरूर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने आईपीएल के दौरान इस आदमी के अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इन सब विवादों के बाद शशि थरूर ने मेहर तरार से बात करना बंद कर दिया। सुनंदा और थरूर ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा है और हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही बना रहे। बयान में आगे कहा गया कि सुनंदा बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हैं। बताया जा रहा था कि सुनंदा को ल्यूपस एरिथेमेटोसस नाम की बीमारी थी। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है। जब ये सब विवाद चल रहा था तब थरूर और सुनंदा के घर की मरम्मत और पेंटिंग का काम चल रहा था। इसीलिए 15 जनवरी को सुनंदा ने अस्थायी तौर पर रहने के लिए चाणक्यपुरी के लीला पैलेस होटल में 307 नंबर का कमरा रहने के लिए ले लिया था। अगले दिन यानी 16 जनवरी को वो दोनों 307 से 345 नंबर के कमरे में शिफ्ट हो गए थे। 15 जनवरी को सुनंदा को एक बात पता चली कि उनके पति थरूर ने मेहर तरार का नंबर हरीश नाम से सेव किया है। हालांकि थरूर और मेहर के बीच हुए मैसेजेस से सुनंदा ये जानती थी कि थरूर ने मेहर से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और मेहर ही हैं जो लगातार थरूर को मैसेज किए जा रही हैं। सुनंदा को धक्का इस बात का लगा कि थरूर ने उन्हें धोखे में रखने के लिए मेहर का नंबर हरीश नाम से सेव किया है। इसके बाद तो ट्विटर पर सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच खूब बहस हुई। 16-17 तारीख की दरमियानी रात 12:10 पर सुनंदा ने मशहूर जर्नलिस्ट नलिनी सिंह को फोन किया। उन दोनों के बीच एक लंबी बातचीत हुई। आपको याद होगा कि दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आता था आंखों देखी। नलिनी सिंह उसमें एंकर थीं। वही नलिनी सुनंदा की करीबी दोस्त मानी जाती थीं। तो नलिनी सिंह के मुताबिक सुनंदा ने जब उन्हें आधी रात को फोन किया तब वो बहुत परेशान लग रही थीं और वो सिसक रही थीं। सुनंदा ने नलिनी सिंह को बताया था कि जून 2013 में थरूर और मेहर 3 दिनों तक दुबई में एक दूसरे के साथ रहे थे। आगे चलकर नलिनी सिंह ने पुलिस को ये बातें बताई थीं। शशि थरूर के नौकर नारायण के मुताबिक थरूर और सुनंदा के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं। ऐसा 1 साल से चल रहा था। नारायण ने उन दोनों के बीच पहली लड़ाई दिसंबर 2013 में दुबई में देखा था। सुनंदा ने उस लड़ाई में शशि थरूर को मारा था जिससे उनके पैर में चोट लग गई थी। नारायण के मुताबिक 15 जनवरी को सुनंदा अपने फैमिली फ्रेंड सुनील साहब के साथ शशि थरूर के कमरे में गईं और उनके फोन के और ट्विटर के मैसेज कॉपी करने लगीं। फिर सुनंदा ने देर रात थरूर को फोन करके ये भी कह दिया कि शशि थरूर आप खत्म हो गए, मैंने मीडिया को सब बता दिया है। उस रात शशि और सुनंदा में फिर लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद सुनंदा के दोस्त होटल में गए, तब शशि थरूर वहां से चले गए। 16 जनवरी को थरूर 8-9 बजे के बीच होटल पहुंचे और नारायण से टीवी चलाने को कहा। नारायण उसके बाद घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। जब वो वापस होटल आया तो उसने पाया कि दोनों पति पत्नी कमरा नंबर 307 से 345 में चले गए हैं। थरूर उस समय लोधी स्टेट वाले घर पर थे। उन्हें जयपुर जाना था तो वो सफर के लिए पैकिंग कर रहे थे। सुनंदा रात के 11:30 पर सोकर उठी और नारायण से थरूर को होटल बुलाने के लिए कहा। थरूर अपने सामान के साथ करीब 12:30 पर होटल पहुंचे। सुनंदा सुबह 4:30 से 5 बजे तक किसी से फोन पर बात करती रहीं। सुबह यानी 17 जनवरी को 6:30 पर दोनों में एक बार फिर से लड़ाई हुई। इसके बाद थरूर वहां से चले गए। इसके बाद सुनंदा ने नारायण को घर जाकर सोने के लिए कह दिया। साथ में नारायण से होटल आते समय एक सफेद सूट भी लाने के लिए कहा। उस सूट को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहनने वाली थीं।
नारायण थरूर के पीए के साथ जब होटल में आया तब सुनंदा सो रही थीं। शाम 4:30 बजे सुनंदा के दोस्त भी होटल में पहुंचे। उस समय भी सुनंदा नहीं उठी। 17 जनवरी की शाम को करीब 4:30 पर थरूर ने सुनंदा की तबीयत जानने के लिए फोन किया। नारायण ने थरूर से फोन पर कहा कि सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया है। उन्होंने नारायण से सुनंदा को जगाने के लिए कहा। नारायण ने सुनंदा को जगाने की कोशिश की पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब सुनंदा नहीं जागी तब रात 7:45 पर शशि थरूर होटल पहुंच गए। थरूर ने पहले चाय पी, फिर 8:20 पर वो सुनंदा को जगाने गए, लेकिन सुनंदा इस बार भी नहीं जागी। सुनंदा पुष्कर मर चुकी थी। इसके बाद होटल मैनेजर को फोन करके डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा गया। डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि सुनंदा की मौत हो चुकी है। फिर शशि थरूर के पीए ने फोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस लीला पैलेस पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद ये आत्महत्या का मामला है। फिर लगा कि ये उन दवाइयों के ओवरडोज का नतीजा है जो सुनंदा अपने इलाज के लिए ले रही थीं। 19 जनवरी 2014 को सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि ये अननेचुरल और सडन डेथ का मामला लगता है। पोस्टमार्टम में कहा गया था कि सुनंदा के हाथों पर 1 दर्जन से अधिक चोट के निशान थे। उनके एक गाल पर खरोंच का निशान था। वहीं उनकी बाईं हथेली के किनारे पर दांत से काटने के गहरे निशान मिले थे। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उनके शरीर में एंटी एंजाइटी दवा अल्प्राजोलम के नाम मात्र के संकेत मिले थे। मतलब डॉक्टरों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ये साबित करता हो कि सुनंदा की मौत दवाओं के ओवरडोज से हुई थी। वहीं सुनंदा की मौत से कुछ दिन पहले उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें किसी भी जानलेवा बीमारी का पता नहीं चला था जिससे सुनंदा की मौत हो सकती थी। 21 जनवरी को जांच का नेतृत्व कर रहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सुनंदा की मौत जहर खाने से हुई थी। एसडीएम ने कहा कि अब सुनंदा ने खुद जहर खाया था, किसी ने उन्हें खिलाया था या ये बस एक एक्सीडेंट था, इसकी जांच होनी चाहिए। जांचकर्ताओं ने भी कहा कि पहली नजर में लगता है कि सुनंदा की मौत छिपे हुए जहर से हुई थी। उनके शरीर में अल्प्राजोलम और एक्सेड्रिन दवाओं के अंश मिले थे। एम्स में शव के परीक्षण के बाद विसरा के नमूने प्रिजर्व करने के बाद सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया। इसके बाद सुनंदा की मौत की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास चला गया, लेकिन 2 दिन बाद ही मामले को वापस दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया गया। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी जुलाई महीने की शुरुआत में एक नया विवाद पैदा हो गया। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दावा किया कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर करने और मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। सुधीर गुप्ता ने ही सुनंदा का पोस्टमार्टम करने वाले पैनल का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि सुनंदा के शरीर पर चोट के 15 निशान थे और वो चोट इतने गंभीर नहीं थे कि उससे मौत हो सकती थी। उन्होंने एक इंजेक्शन का निशान और एक दांत से काटने के निशान का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनंदा के पेट में अल्प्राजोलम दवा की ज्यादा मात्रा मौजूद थी। 10 अक्टूबर 2014 को सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच कर रही मेडिकल टीम ने कहा कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। मेडिकल टीम ने ये तो कंफर्म नहीं किया कि कौन से जहर या केमिकल से उनकी मौत हुई है, लेकिन टीम ने कई जहरों को लिस्टेड किया जिनके बारे में भारतीय लैब में पता नहीं लगाया जा सकता था। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब 6 जनवरी 2015 को तत्कालीन दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि सुनंदा ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या हुई थी। फिर दिल्ली पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि सुनंदा को जहर दिया गया था और जहर या तो उन्हें मुंह से या इंजेक्शन से दिया गया था। 29 दिसंबर को एम्स की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर बस्सी ने ये बातें बताई थीं। दिल्ली पुलिस ने 2015 के फरवरी महीने में सुनंदा के विसरा के नमूनों को जांच के लिए वॉशिंगटन के FBI लैब में भेज दिया ताकि उस जहर की पहचान और उसकी मात्रा के बारे में पता लगाया जा सके जिससे सुनंदा की मौत हुई थी। FBI ने विसरा की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी। FBI की रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर की वजह से नहीं हुई थी। जब दिल्ली पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने
शशि थरूर से उनकी पत्नी सुनंदा की मौत के बारे में पूछताछ की, तब शशि थरूर ने उन्हें बताया कि सुनंदा की मौत नशे के ओवरडोज के कारण हुई थी। सुनंदा पुष्कर मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गए। वो मांग कर रहे थे कि सुनंदा की मौत की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम से कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में बहुत देरी की गई है, जो न्याय प्रणाली पर एक धब्बा है। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने अदालत में 3000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के साथ क्रूरता से पेश आने और सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। आखिरकार साल 2021 के अगस्त महीने में शशि थरूर को तब राहत मिली जब दिल्ली की अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। शशि थरूर ने बरी होने के बाद कहा कि ये 7.5 साल की पूर्ण यातना थी। इस बीच तक सुनंदा पुष्कर के परिवार के किसी सदस्य ने या उनके किसी दोस्त ने कभी ये शिकायत नहीं की कि सुनंदा का उत्पीड़न किया गया था या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। सुनंदा के बेटे शिव मेनन ने कहा था कि थरूर उनकी मां को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। दोनों के बीच मतभेद होने के बाद भी दोनों में बहुत प्रेम था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मां बहुत मजबूत महिला थीं, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद मेहर तरार एक बार फिर तब चर्चाओं में आ गई थीं जब उन्होंने अपनी एक किताब में शशि थरूर के बहुत कूल शब्दों और उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज का जिक्र किया था। तो यही आज की कहानी थी। अगली कहानी के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।